Good morning, all of you. We are going to start a new chapter, economic concepts and planning in economics. देखिए दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स है ये सब्जेक्ट आपको लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ये वही है जो हम नॉर्मली करते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं, हम सामान लेके आते हैं, हमको किसी को पैसा दिया है, हमने उससे पैसा वापस लिया है, घर में जाके हमने हिसाब दिया है अपने पेरेंट्स को। यही सब कुछ इकोनॉमिक्स होता है और यही हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके धीरे धीरे सब कुछ इक्वल से समझाऊंगा। आपको ध्यान से इसको सुनना है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ये इतना ठीक है, सिंपल चीज़ है, लेकिन सिंपल चीज़ को भी सुनना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो हम शुरू करते अपने सीधा इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। हम पहले बात करें, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे इनकम क्या होती है। ठीक है, इनकम पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। पर कैपिटा इनकम के बाद मतलब ये कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से कि इनकम क्या चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे, इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ ए पर्सन और ए फैमिली। देखिए इनकम क्या है, एक मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट किसका, वेलफेयर का। किसका वेलफेयर होगा यहाँ पे, पर्सन का होगा या फैमिली का होगा। यानी अगर जो पैसा होगा, ठीक है, इनकम अगर होगी आपके पास, आय अगर होगी आपके पास, उससे फैमिली का या किसी पर्सन का क्या होगा, वेलफेयर होगा। वेलफेयर हम जिसको हम कल्याण बोलते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, पैसा होगा। ठीक है ना। और जो इनकम है, एंड इनकम शोज फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो। ठीक है ना, यानी कि जो इनकम है ये आपकी फिजिकल यानी शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक जो स्टेटस है, यानी जो स्तर है, जो लेवल है आपका, ये भी दर्शाएगा। ठीक है ना। अब ये पैसा अगर अच्छा होगा तो आपको शारीरिक जो आपका लेवल होगा, स्टेटस है, वो भी सही होगा, फिजिकल स्टेटस भी सही होगा। इनकम होगी तो सोशल स्टेटस भी आपको सही होगा, यानी समाज में भी आपका नाम होगा। एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा, पैसे भी आपके पास खूब होंगे। इनकम ऑफ द नेशन डिटरमाइन द इक्वल टर्म्स ऑफ फॉर द नेशन। सेम जैसे हमारे परिवार की इनकम हो सकती है, वैसे ही हमारे देश की भी, यानी एक नेशन की भी इनकम होती है। और ये नेशन की इनकम जो होती है वही नेशन का स्टेटस बताती है, फिजिकल, सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे हम इनकम के लिए जो वर्ड दे रहे हैं, वर्ड है आय। ठीक है, हम इनकम को बोलते हैं आय। आय क्या है, आय व्यक्ति या परिवार के कल्याण की एक माप होती है तथा व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर को बताती है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे समझाया है यही चीज़ है। फिर इसी तरह से आय किसी देश के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को भी बताएगी। ठीक है ना, यानी किसी देश की क्या बताएगी, सामाजिक, आर्थिक और इसकी शारीरिक जो स्तर कैसा है किसी देश का, वो भी बताती है। आजकल हमें पता है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा पावरफुल भी है। ठीक है ना, दोज कंट्रीज हु हैव मोर मनी दे आर मोर पावरफुल। ओके, जस्ट लाइक बेस्ट एग्जाम्पल इज अमेरिका, रशिया, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन and France, okay, like that. So this is the income. ये तो इनकम के बारे में मैंने बताया आपको, आय के बारे में बता दी, आय क्या चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली एंड पेशेंटली। ओके, सो इट इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ ऑल द लास्ट आइटम्स। क्या बोल रहा हूं मैं, डिफाइन या इसको परिभाषित करेंगे कैसे, वैल्यू, किसकी वैल्यू, लास्ट आइटम की वैल्यू। ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, यानी कि जो लास्ट आइटम और जो सर्विसेज है जो कुछ सर्टेन पीरियड, यानी कि जो एक साल में है ना, एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोडक्शन होता है बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, यानी जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है उसका जो लास्ट आइटम, जो सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको और इलाबोरेट करता हूँ। ओके, आई विल मोर इलाबोरेट दिस एंड यू विल सून गेट अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। देखिए क्या चीज़ है ये, कंसेप्ट सिंपल है, थोड़ा समझे इसको। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ कि इसे देश के उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के सभी साधनों द्वारा, किसके द्वारा, प्रोडक्शन के सभी साधनों द्वारा। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, किसमें, एक
निश्चित अवधि, ठीक है ना। अब निश्चित अवधि कौन सी है? तो एक निश्चित अवधि को बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वित्त वर्ष। क्या कहेंगे हम? वित्त वर्ष, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इस एक साल के अंदर, ठीक है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, यानी इस साल में, एक साल के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज, सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। परिभाषा सिंपल है, क्या कह रहा है कि देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, ठीक है, यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं, चाहे जमीन हो चाहे फैक्ट्री हो, ये सब उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है ना। इन सभी उत्पादन के साधनों के द्वारा एक निश्चित अवधि यानी कि एक वित्त वर्ष यानी एक साल में, उस एक साल के दौरान उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा जितना भी उत्पादन हमारे देश में होता है, ठीक है ना, उस उत्पादन का अंतिम जो मूल्य होगा, यानी जितनी वस्तुएं होंगी, जो सेवाएं होंगी, उन वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है इसका, जैसे मैं आपको बताऊं, बिस्किट है, ठीक है ना, क्या है? बिस्किट। अब बिस्किट देखिए, बिस्किट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बिस्किट को बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे? गेहूँ लेंगे। क्या लेंगे? गेहूँ, जिसको हम बोलते हैं वीट। क्या लेंगे हम लोग? यानी फैक्ट्री वाला क्या खरीदेगा? गेहूँ। बिस्किट बनाने के लिए गेहूँ खरीदना पड़ेगा। गेहूँ को क्या करेगा? वो गेहूँ से बनेगा फ्लोर। क्या बनेगा? फ्लोर, यानी कि आटा, है ना। इसी आटे को क्या करेंगे? इसी आटे में शुगर यानी कि चीनी प्लस तेल यानी कि ऑयल, ठीक है ना, इन सब को मिला के, और जो प्लस जो आटा है, प्लस क्या है? आटा हमारे पास जो है, इनको मिला के क्या तैयार हो रहा है? फाइनली बिस्किट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब मेन क्या हुआ? हमारा मेन प्रोडक्ट अपने पास क्या है? बिस्किट है ना। मेन प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट। तो बिस्किट का जो वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, बिस्किट की जो वैल्यू रहेगी, उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है ना। अब बिस्किट की वैल्यू कितनी होगी? मान लीजिए बिस्किट की वैल्यू होगी 60 रुपीज़ पर पैकेट की, और एक पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स के पैकेट आते हैं, लाइक जो बड़ा पैकेट होगा उसमें 10 आएंगे, यानी अब उसकी जो बिस्किट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पर पैकेट हो जाएगी। तो नेशनल इनकम भी अपनी क्या हो जाएगी? उसके अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगी, यानी जो लास्ट वैल्यू जो आएगी वही नेशनल इनकम को काउंट की जाती है, ठीक है। तब इसमें देखने वाली जो बात है, जो मेन जो पॉइंट्स इसमें है, क्या दिमाग में रखना है कि नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू जो होती है ना, नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द लास्ट आइटम एंड सर्विस ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, उस देखें, आप सुने, यहाँ पे समझे कि जो नेशनल इनकम है उसमें आना क्या क्या है, तभी हम समझ पाएंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या क्या आएगा कि नेशनल इनकम में वैल्यू होगी लास्ट, क्या आएगी? इसमें आएगी वैल्यू ऑफ द लास्ट आइटम एंड सर्विस ऑफ द कंट्री। क्या इंक्लूड होगा इसमें? इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ द लास्ट आइटम एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री। यानी इसमें इंक्लूड क्या कर रहे हैं? वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू यानी कि मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? लास्ट मूल्य, यानी कि अंतिम मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा? अंतिम मूल्य। किसका अंतिम मूल्य होगा? वस्तुओं का। वस्तुओं प्लस किसका? सेवाओं का।
यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और उसी नेशनल इनकम को हम, नेशनल इनकम में ये मेन पॉइंट हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। फिर देखने वाली बात ये कि जो लास्ट थिंग और सर्विसेज इज दैट थिंग विच इज नॉट रीप्रोसेस्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये अंतिम वस्तु में क्या मेन चीज अपने सामने है कि व्हाट आर लास्ट, है ना, आइटम या लास्ट जो है वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ये अपने सामने चीज़ है कि अब ये पूछ रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ कि भाई लास्ट जो है क्या चीज़ है, कि लास्ट आइटम क्या है या लास्ट वैल्यू होती क्या है। तो हम इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट वैल्यू है, या अगर हम देखें अंतिम वस्तु या सेवा बस वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं होता। इट मीन्स विच आर नॉट reprocessed in production process, in the production process। यानी जो अंतिम वस्तु होंगी या जो सर्विसेज होंगी वो होंगी जो वापस रिप्रोसेस नहीं होगी, जिनका पुनः प्रसंस्करण नहीं होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। ये तो चीज़ होगी आपकी, क्या होगी, नेशनल इनकम में। ये कुछ पॉइंट्स में आपको अभी और कंटिन्यू करते रहेंगे क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट नेशनल इनकम इज द सम ऑफ इनकम्स ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेशनल इनकम is the sum of the income of all the means of production of the country। मतलब नेशनल इनकम क्या है, ये एक सम है। सम किसका, इनकम ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, यानी जो जितने भी साधन है प्रोडक्शन के अपने देश के अंदर, ठीक है ना, उनका जो सम होगा उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे, ओके। एंड नॉट द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है ना। इट मीन्स नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। जितने भी प्रोडक्शन के जितने मीन्स होंगे उनका एक सम होगा और ये इनकम होगा पीपल का। देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, साधारण जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होते हैं 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है ना। सेक्टर्स किसके हैं, सेक्टर्स वी आर, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सेक्टर्स लेटर इन दिस chapter। So first you have to understand there are 3 sectors। Number 1 is primary sector, that is also known as agriculture sector। Second one is secondary sector, that is also known as industrial sector। And third one is प्राइमरी को बोलते प्राथमिक, ठीक है ना, द्वितीयक, ठीक है ना। तो प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीयक सेक्टर हो गया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन इज टर्सरी और सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक या सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये 3 सेक्टर्स होंगे इंडियन इकोनॉमी के। अब इंडियन इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर्स हैं, यानी इन तीनों सेक्टर के जो ये साधन हो गए, सेक्टर क्या है, ये मीन्स है। तो ये जो मीन्स, ये जो साधन, इन साधनों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होगा,
इट मीन्स ऑल द प्रोडक्शन थ्रू दिस सेक्टर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, वही क्या माना जाएगा, नेशनल इनकम माना जाएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा प्लस टर्सरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा, वो मिला के क्या बनेगा, आपकी नेशनल इनकम बनेगी, ठीक है ना, नेशनल इनकम, ठीक है ना। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। मैं एक चीज़ फिर से आपको बता दूंगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम, जैसे मैंने आपको बताया है कि नेशनल इनकम जो होती है वो इट इज़ डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द ऑल द लास्ट आइटम्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड बाय ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है वो देश के सभी साधनों के द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं और जितनी भी सेवाएं हैं उनका अंतिम मूल्य को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर मैंने इसमें बताया था कि नेशनल आय में क्या क्या शामिल करते हैं। नेशनल आय के अंदर केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। फिर मैंने ये बताया था कि अंतिम वस्तुएं मूल्य क्या होते हैं, तो मैंने ये कहा था कि अंतिम वस्तुएं और जो मूल्य हैं यानी कि जो लास्ट आइटम्स एंड सर्विसेज क्या होती है, मैंने बताया था ये सम होती है, क्या होती है ये अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट थिंग ये सर्विसेज क्या होती है, जो रीप्रोसेस नहीं होती है ना, जिनको वापस बनाया नहीं जाता है। एक लास्ट जो फाइनल जो बन जाता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, यानी बिस्किट है ना, जैसे मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया था। बिस्किट क्या है, बिस्किट को आगे आप और कुछ बिस्किट से बनाया नहीं जा सकता है। बिस्किट लास्ट वस्तु है जिसको हम खाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट जो आइटम होता है वो वही होता है जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लास्ट आइटम कहते हैं। और ये लास्ट आइटम को जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। ये नेशनल इनकम, एक और चीज़ इसमें ये भी है कि नेशनल इनकम जो होती है वो जो 3 मीन्स मैंने बताया उसकी लास्ट वैल्यू होगी, है ना, यानी इनकी जो इनकम होगी उसी को नेशनल इनकम कहेंगे। यहाँ पीपल की इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ लेते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे बताने लायक जो चीज़ है मेन क्या क्या है देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता क्या है, ठीक है ना। फिर भी हम एक बार फिर से देख लेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं वित्त वर्ष, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष होता क्या है, तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये अप्रैल 1 से, ठीक है, मार्च 31 तक चलता है। मार्च 31 तक चलता है, यानी हमारा जो इंडिया का जो एक साल होगा जिसको वित्त वर्ष कहते हैं, यानी यहीं से टैक्स की क्या होती है कैलकुलेशन होगी। देखो ये जो साल है ना 1 तारीख से शुरू हो जाएगा अप्रैल के, और अगले साल जो 31 मार्च आएगा वो 1 साल माना जाता है इस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इस एक साल के अंदर जो भी काम होगा और जो भी इनकम होगी उस इनकम पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है, ये तो हमें पता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारा जो नेशनल इनकम होती है ना वो इसी 1 साल से गिनी जाती है। कहाँ से, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, यानी अप्रैल 1 से मार्च 31 तक देश में कितना इनकम जनरेशन हुआ है ना, 3 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको फाइनेंशियल ईयर बता दिया मैंने आपको। फिर अब देखने वाली बात ये होती है इसमें कि द वैल्यू इंक्रीजेज ऑफ द सेम वैल्यू इज क्रिएटेड इन द कंट्री एज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इट्स वैल्यू थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी तरीके से उसको समझा दूंगा। क्या कहता है ये कि ये हम ऐसा कहते हैं, देखो जो मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित करते हैं। अब होगा कि जब मूल्य वृद्धि होगी, देखिए इसमें क्या होगा, जितना मूल्य बढ़ता है, वृद्धि का मतलब तो ग्रोथ होती है ना, मूल्य वृद्धि, है ना। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, मूल्य मीन्स वैल्यू इंक्रीज, क्या चीज़ है,
वैल्यू इंक्रीज। अच्छा, अब ये वैल्यू इंक्रीज होती क्या है? तो वैल्यू इंक्रीज जो होती है ना, वैल्यू किसी भी चीज़ की इंक्रीज कब होती है? जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने से, जब मैंने आपको वीट का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, वीट की जो वैल्यू होगी और वीट से जो बाद में कन्वर्ट होकर बिस्किट बन जाएगा, ठीक है ना, इससे बिस्किट बनने के बाद वीट की जो वैल्यू मान लो उस समय 10 रुपीज़ kg थी, ठीक है ना, और यही आप बिस्किट बनने के बाद इसकी वैल्यू कितनी 60 रुपीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ बन जाएगी। ये तो 10 रुपीज़ पर kg हुआ, ये 60 रुपीज़ हो जाएगा पर पैक का, ठीक है ना। यानी कि एक पैकेट जो है, यानी कि वन जो पैक होगा वो कितना का, वो 10 रुपीज़ का हो जाएगा। यानी अब वैल्यू क्या बढ़ गई है? कहाँ 10 रुपये किलो मिल रहा था, वहीं एक पैकेट ही कितने का मिल रहा है? 10 रुपये का मिल रहा है। यानी वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। इसी को हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, वैल्यू इंक्रीज कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देख लेंगे इसके अंदर कि हम ये देखते हैं इसमें मेन चीज़ें जो है क्या क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको नेशनल इनकम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो पर कैपिटा इनकम आती है। क्या आती है? पर कैपिटल इनकम, कैपिटल नहीं, कैपिटा इनकम, ठीक है ना। ये अपनी कोई राजधानी की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या है देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम, इसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब है क्या, मतलब देखिए नाम से मालूम चल, पर यानी एक, प्रति यानी एक व्यक्ति की आय क्या होती है वो हम समझाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, एक व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में जो आमदनी हो रही है, जो इनकम उसकी होती है, वो पर कैपिटा इनकम होती है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है उसका एक फॉर्मूला निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम, ठीक है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ठीक है ना। देखिए, यानी अगर मान लीजिए आपकी किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, सपोज कह रहा हूँ मैं कि 1 लाख है या 10,000 है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है उसकी, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, सपोज कर लीजिए पॉपुलेशन है 20,000 है, ठीक है ना। अब हम इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे क्या कट जाएंगे? सब जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। पीछे क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। अब ये 1/2 क्या हो गया? ये 1/2 पर कैपिटा इनकम हो जाएगी व्यक्ति की, ठीक है ना। यानी कि हम इसको 50 भी तो कह सकते हैं, आधा है ना, आधा ही हुआ ना, तो 50 कह सकते हैं ना। ये सिंपल सी बात होगी भाई, जितना यानी कि पूरे देश की अगर इनकम इतनी है और पॉपुलेशन इतनी है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 50 पैसे हो जाएगी। कितनी होगी? 50 पैसे उसकी एक व्यक्ति की इनकम होगी, उसमें बच्चे बूढ़े सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये होती है पर कैपिटा इनकम किसी व्यक्ति की, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आ रहा है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या आता है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना। ये नेशनल इनकम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना, वही है, सेम चीज़ है, राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है ना। ये हमारा अगला टॉपिक है, जो मैं आपको अभी, छोटा टॉपिक ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा क्या क्या है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस से पहले देर वॉज नो गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब तो मालूम है ना आप लोग, स्वतंत्रता से पहले क्या था? नो गवर्नमेंट थी, कोई गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे नहीं थी, ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, है ना। यानी इंस्टीट्यूशन में सरकारी संस्था नहीं थी जो राष्ट्रीय आय को नाप सके, ठीक है ना, यह बता सके राष्ट्रीय की गणना कर सके, ऐसी कोई संस्था थी ही नहीं हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। ये पॉइंट किसका है कि यानी इंडिपेंडेंस से पहले तो इंडिपेंडेंस से पहले तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था ही नहीं जो ये देख सके कि इसकी कैलकुलेशन को कैसे करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन किया है नेशनल इनकम का, ठीक है ना, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ national income in India was done by दादा भाई, ठीक है ना, नवरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नवरोजी। देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, दादा भाई नवरोजी, ठीक है। तो ये जो थे, ये एक पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने क्या किया था सबसे पहले टाइम, यानी कि 1868 AD में इन्होंने कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम इंडिया की, ठीक है ना। ये ऐसे रहे जिन्होंने नेशनल इनकम इंडिया में कैलकुलेट की। इट मीन्स ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु कैलकुलेट नेशनल इनकम इन 1868 फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्यों? देखो, क्यों इंडिपेंडेंस पहले ऐसा था नहीं, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करता है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था। नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देयर बिफोर इंडिपेंडेंस, सो दिस टास्क इज टेकन बाय द दादा भाई नेहरू एंड ही कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1868 फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में आफ्टर हिम मतलब दादा भाई नेहरू जी, ठीक है ना, आफ्टर दादा भाई नौरोजी, यानी इनके बाद और किसने किया? आफ्टर दादा भाई नेहरू, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय फिनले सिराज, ठीक है। फिनले जो सिराज थे, इन्होंने जो है कैलकुलेट किया था, ठीक है। फिर आए थे डॉक्टर VKRV राव। नेक्स्ट इज RC देसाई, ठीक है। मतलब ये लोग थे जिन्होंने किया था। ये तो थे सिराज भाई साहब, ठीक है ना, ये VKRV राव और ये RC देसाई। मतलब दादा भाई नेहरू जी तो पहले आदमी थे ही जिन्होंने ये काम किया। इसके बाद में और किसने अंदाज़ा लगाया? तो फिनले सिराज ने लगाया, डॉक्टर VKRV राव ने लगाया और RC देसाई भाई साहब ने भी लगाया, ठीक है ना। ये जो स्कॉलर्स थे इनके अपने अपने डिफरेंट मेथड्स रहे होंगे। क्या रहे होंगे इन सब के? दे यूज्ड डिफरेंट methods to calculate नेशनल इनकम इन इंडिया, ठीक है ना। यानी इनके अपने अलग डिफरेंट मेथड यानी तरीके हैं। जैसे आप लोग अपने अपने तरीके होते हैं ना मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने के या कुछ भी होती है, वैसे इनके एक अपना अलग ही एक तरीका था सॉल्व करने का, जिससे इन्होंने अपना वो क्या है बताया था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद, ये जो अभी जो बताया था वो तो स्वतंत्रता से पहले की बात थी। स्वतंत्रता के बाद में और किसने कैलकुलेट किया है इसको, तो देखेंगे, इसके बाद में बताएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में देखें,
फर्स्ट नेशनल इनकम कमिटी was formed। ठीक है, राष्ट्रीय आय कमेटी जो है वो बनी, ठीक है ना। कब बनी है? अगस्त 1949, ठीक है ना। और उस समय इसके जो चेयरमैन थे, किसके? इसके चेयरमैन जो थे, ठीक है ना, चेयरमैन कौन थे? वो थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, नोबिस, ठीक है ना, महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस इसके क्या बन गए? चेयरमैन इनको बनाया गया था इस चीज़ का, ठीक है ना। एंड दिस कमिटी सबमिटेड his फर्स्ट रिपोर्ट। पहली बार रिपोर्ट कब दी? तो फर्स्ट रिपोर्ट 1955 में दे दी इन्होंने नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है ना। यानी पहले जब ये कमेटी बना थी इंडिपेंडेंस के बाद में, ये कमेटी बनी नेशनल इनकम कमेटी अगस्त 1949 में। चेयरमैन ऐसी पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने अपनी फर्स्ट जो रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की 1955 में। और इसी रिपोर्ट से, ठीक है ना, इसी रिपोर्ट से क्या हुआ कि जो टास्क था इज हैंडेड ओवर टू दी, यानी जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो करने जो टास्क होगा ये दे दिया गया था सीएसओ को, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये टास्क दिया गया, ठीक है, जो तब से लेके आज तक, यानी ये 1955 से लेकर आज तक क्या कर रही है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, ठीक है। ये क्या कर रही है? ये कैलकुलेट करेगी, कैलकुलेट नेशनल इनकम, सिंस 1955 80, ठीक है। तो ये CSO उसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? CSO। ये CSO जो है ये नेशनल इनकम को क्या करती है? कैलकुलेट करती है। और ये कब से कर रहे हैं? 1955 में कर रही है। और ऐसा किसने बताया? नेशनल इनकम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसा करना चाहिए। इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया? एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और तब इसने क्या किया? तब से लेकर आज तक ये क्या कर रही है? हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 बताए थे, वो डिस्कस करके आपको बताएंगे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते क्या है, किसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मैंने सामने रखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, पूरे एक पेज में फिट नहीं हो रहे, तो आप ऊपर नीचे करके 2 बार इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। पेन हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।